ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम और वक्त हो गया है एबीपी रिपोर्ट का। बात सबसे पहले कर लेते हैं बीजेपी की। बीजेपी में संगठन में बदलाव की प्रक्रिया जारी है, जिसके तहत 2 नए प्रदेश अध्यक्षों के नाम का ऐलान किया गया है, जबकि 4 प्रदेश के नए अध्यक्षों का ऐलान आज किया जाएगा। बीजेपी के 2 प्रदेश अध्यक्षों के नाम का ऐलान कर दिया गया है, जबकि 4 अहम राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों के नाम का आज औपचारिक तौर पर ऐलान किया जाएगा। वीपी रामलिंगम को पुदुचेरी बीजेपी का अध्यक्ष घोषित किया गया है। के बेइचुआ को मिजोरम का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। आंध्र प्रदेश में पुरंदेश्वरी की जगह पीवीएन माधव नए अध्यक्ष होंगे। रविंद्र चौहान महाराष्ट्र बीजेपी के नए अध्यक्ष होंगे। राजीव बिंदल हिमाचल बीजेपी के अध्यक्ष होंगे। महेंद्र भट्ट को फिर से उत्तराखंड में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की कमान मिलेगी। तेलंगाना में आरएसएस से जुड़े एम रामचंद्र राव पार्टी के नए अध्यक्ष होंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव से पहले महाराष्ट्र में बीजेपी अध्यक्ष चुनने के लिए पार्टी की बैठक हुई। चुनाव अधिकारी के तौर पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने इस बैठक में हिस्सा लिया, जिसमें रविंद्र चौहान के नाम पर मुहर लगने की बात सामने आई। सूत्रों की माने तो सीएम देवेंद्र फडणवीस समेत 10 बड़े नेताओं ने उनके नाम पर मुहर लगाई है, जिसके बाद आज इसका औपचारिक ऐलान होना ही बाकी है। बीजेपी में जेपी नड्डा के बाद अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, ये सवाल अब भी बना हुआ है। हालांकि पार्टी संगठन के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए कई नाम भी सामने आए हैं। बीजेपी में राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया तेज हो गई है। माना जा रहा है कि जल्द ही बीजेपी को अपना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने वाला है। एबीपी न्यूज को सूत्रों से जो जानकारी मिली है, उस जानकारी के मुताबिक बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की रेस में कुछ नए नामों की एंट्री हुई है। अध्यक्ष की रेस में सबसे पहले नंबर पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का नाम चर्चा में है। दूसरे नंबर पर मनोहर लाल खट्टर, तीसरे नंबर पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव। जबकि इस रेस में जिस नए नाम की एंट्री हुई है, वो नाम है मध्य प्रदेश बीजेपी के मौजूदा अध्यक्ष वीडी शर्मा। मिजोरम पुदुचेरी में कल प्रदेश अध्यक्षों के नाम का ऐलान हो गया। बाकी जगह आज औपचारिक नाम की घोषणा की जाएगी। इन नामों के ऐलान के साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए 19 राज्यों का जो कोरम पूरा किया जाना है, वो पूरा हो जाएगा। माना जा रहा है कि 1-2 दिन में राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव का शेड्यूल जारी हो सकता है। जिस तरह से चुनाव प्रक्रिया चल रही है, बहुत संभव है कि 21 जुलाई को शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र से पहले ही पार्टी को नया अध्यक्ष मिल जाए। वहीं संयुक्त राष्ट्र के न्यूयॉर्क मुख्यालय में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आतंकवाद पर करारा हमला बोला और आतंक के रहनुमा बने पाकिस्तान को फिर से आईना दिखाया। एस जयशंकर ने कहा कि आतंकवाद ऐसा जहर है जो पूरी दुनिया के लिए खतरनाक है। अमेरिका के न्यूयॉर्क संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में द ह्यूमन कॉस्ट ऑफ टेररिज्म प्रदर्शनी का आयोजन हुआ, जिसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हिस्सा लिया और इस दौरान उन्होंने जमकर आतंकवाद और आतंकवाद को संरक्षण देने वाले देशों पर हमला बोला। इस दौरान उन्होंने पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले का भी जिक्र किया। 5 weeks ago, the United Nations Security Council issued a strong condemnation of a particularly horrific act of terrorism in Pahalgam. It demanded that its perpetrators be held accountable and brought to justice. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस दौरान भारत की आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को भी सामने रखा और दुनिया से अपील की कि सभी को आतंक के खिलाफ भारत की तरह ही नीति अपनानी चाहिए। Is a larger significance of the message of zero tolerance for terrorism. The world must come together on some basic concepts. No impunity to terrorists, no treating them as proxies, and no yielding to nuclear blackmail. कर्नाटक में मुख्यमंत्री बदलने की चर्चा तेज हो गई है, जिसके बीच कर्नाटक कांग्रेस के प्रभारी रणदीप सुरजेवाला बेंगलुरु पहुंचे और बैठक में हिस्सा लिया। वहीं बीजेपी ने दावा किया सिद्धारमैया बतौर सीएम इस साल मैसूर दशहरे का उद्घाटन नहीं कर पाएंगे, जिस पर राजनीति भी अब होती नजर आ रही है। ಈ ಸರ್ಕಾರ 5 ವರ್ಷ ಬಂಡೆ ತರ ಭದ್ರವಾಗಿರುತ್ತದೆ। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने यह दावा किया और बताने की कोशिश की कि कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद को लेकर कोई मतभेद नहीं है। इस दौरान उन्होंने डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के साथ हाथ उठाकर इसका ऐलान भी किया कि उनकी सरकार अगले 5 साल तक चट्टान की तरह मजबूत है। लेकिन उनके दावे पर सवाल इसलिए खड़े हो गए क्योंकि राज्य के मंत्री केएन राजन्ना ने भी दिसंबर तक बदलाव के संकेत दिए थे, जिसके बाद बीजेपी ने दावा किया था
कि सिद्धारमैया इस बार मैसूर के दशहरे का उद्घाटन नहीं कर पाएंगे, जिस पर सिद्धारमैया ने पलटवार किया और दावा किया कि सरकार को कोई संकट नहीं है। हालांकि इस खबर और सियासी आपाधापी के बीच कांग्रेस महासचिव और कर्नाटक कांग्रेस प्रभारी रणदीप सुरजेवाला बेंगलुरु पहुंचे, जहां पर उन्होंने कर्नाटक के कांग्रेस विधायकों के साथ मुलाकात कर बैठक की, जिसे लेकर अटकलों का बाजार गर्म हो गया। ऐसा तब हुआ जब ये खबर सामने आई कि कर्नाटक के कई विधायक मौजूदा मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के कामकाज से खुश नहीं है। ऐसे में जल्द ही उन्हें बदला जा सकता है। कर्नाटक में मुख्यमंत्री बदलने को लेकर कयास इसलिए भी तेज हो गए हैं क्योंकि इसका इशारा खुद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी दिया है। इसे लेकर बीजेपी अब कांग्रेस पर हमलावर है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान से इस बात के कयास तेज हो गए हैं कि कर्नाटक में जल्द ही मुख्यमंत्री को बदला जा सकता है। जिन्होंने पत्रकार को दिए जवाब में कहा था, देखिए ये आला कमान के हाथ में है। यहाँ कोई भी नहीं कह सकता कि आला कमान के मन में क्या चल रहा है। ये आला कमान पर छोड़ दिया गया है और आगे कोई भी फैसला लेने का अधिकार उसी के पास है, लेकिन अनावश्यक रूप से किसी को समस्या पैदा नहीं करनी चाहिए। खड़गे ने बयान दिया तो बीजेपी ने इसे सियासी हथियार बना लिया। दावा कर दिया कि खड़गे सिर्फ नाम के अध्यक्ष हैं, जिनके पास फैसला लेने का अधिकार नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा ये कहना कि कर्नाटका में कांग्रेस पार्टी का मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा ये निर्धारित हाईकमांड करेगा, ये स्पष्ट करता है कि गांधी वाड्रा परिवार एक दलित प्रेसिडेंट का अपमान कर रही है और खड़गे के हाथ में कोई पावर नहीं है। वहीं उत्तर प्रदेश के इटावा में कथावाचकों के साथ बदसलूकी और पिटाई का मामला थमता नजर नहीं आ रहा। इस विवाद में अब कथावाचक से बदसलूकी की घटना का जिक्र करते हुए अखिलेश यादव ने जो कहा उस पर बवाल हो गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने सीधे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री पर निशाना साधा। कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। कोई किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए? कोई अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे? आप पता करवा लीजिए, अंडर टेबल नहीं लेते हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री। क्या कथा बाजने की पता कितनी कीमत होगी उनकी। अखिलेश यादव के वार पर बीजेपी ने भी पलटवार में देर नहीं की। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने अखिलेश के बयान पर सवाल उठाए। जो अपने दौरे हुकूमत में मौलवियों को लाखों एकड़ जमीन हजारों करोड़ की लुटा के उस पे कानूनी हक दे देना चाहते हैं और उस पे कानूनी ठप्पा लगा देना चाहते हैं, वह दान दक्षिणा के ऊपर भी सवाल उठाना चाहते हैं। वार पलटवार के इस नए दौर के बाद ये विवाद और बढ़ता दिख रहा है। वहीं बिहार में कुछ महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं और एक बार फिर मामला धार्मिक ध्रुवीकरण की तरफ बढ़ता दिख रहा है। बीजेपी ने आरजेडी के समाजवाद को अब नमाजवाद से जोड़ दिया है। दरअसल पटना की रैली में तेजस्वी यादव ने कहा था कि अगर उनकी सरकार बनी तो वक्फ संशोधन कानून को कूड़ेदान में फेंक देंगे। गरीब आवाम की सरकार बनेगी तो इस बिल को, इस कानून को बिहार राज्य जो है कूड़े के दान में फेंकने का काम करेगा। तेजस्वी के इसी बयान पर बीजेपी ने नमाजवादी वाला हमला कर दिया। राजद और सपा का समाजवाद कतई समाजवाद नहीं कहा जा सकता, जिसे आजकल सोशल मीडिया में इस प्रकार का एक वर्ड यूज होता है कि नमाजवाद कहा जाए तो अतिशयोक्ति न होगी। बीजेपी कह रही है कि विपक्षी दल मुल्ला मौलवियों के आगे नतमस्तक हो गए हैं, तो विरोधी कह रहे हैं कि बीजेपी को हिंदू मुसलमान के अलावा कुछ और आता ही नहीं। और अब बात अमरनाथ यात्रा की कर लेते हैं, जिसके लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 2 जुलाई को पहला जत्था बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए रवाना किया जाएगा। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का जोश देखते ही बन रहा है। ऐसे में उनकी सुरक्षा के लिए भी पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। जम्मू बेस कैंप में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है, जिसके बाद अमरनाथ यात्रा का पहला जत्था कल रवाना किया जाएगा। ऐसे में कई सारी बातों का ध्यान रखा जा रहा है। कल बेस कैंप से पहला जत्था रवाना होगा। 3 जुलाई से पवित्र गुफा के दर्शन शुरू होंगे। 10 अगस्त तक पूरा यात्रा मार्ग नो फ्लाइंग जोन रहेगा। यात्रियों के लिए कई लेयर की सिक्योरिटी तैनात की गई है। केंद्रीय बल, पुलिस और स्पेशल फोर्स तैनात की गई है। हर संदिग्ध व्यक्ति की बारीकी से जांच की जा रही है। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने नए यात्री निवास का भी उद्घाटन किया। ये भवन एक श्रद्धालु की ओर से अमरनाथ श्राइन बोर्ड को दान किया गया है, जिसमें 1300 से ज्यादा श्रद्धालुओं के रहने की व्यवस्था की गई है।
वहीं जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले के 2 महीने बाद अमरनाथ यात्रा का यह समय है। आतंक परस्त लोगों को लगा होगा कि जम्मू कश्मीर में सैलानियों की हत्या करके वो डर का माहौल बनाएंगे। हिंदुओं की टारगेट किलिंग करने से सनातन में विश्वास रखने वाले डर जाएंगे। तो वो जान ले कि इस बार भी अमरनाथ यात्रियों की संख्या पिछले साल जैसी ही है। ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जम्मू रेलवे स्टेशन के बाहर भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। 3 जुलाई से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा की ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन आज से शुरू हो गई है। मैं समय जम्मू के रेलवे स्टेशन के बाहर बम बम भोले और हर हर महादेव के नारों के साथ भक्तों ने कश्मीर में सनातन की ऊर्जा पैदा की। घंटों लाइन में लगे लोग अपनी बारी का इंतजार करते रहे। बस किसी तरह रजिस्ट्रेशन करवाकर बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए ये जाना चाहते हैं। भीड़ इतनी ज्यादा है कि उसकी वजह से बदइंतजामी की भी तस्वीर देखने को मिली, लेकिन सरकार पूरी व्यवस्था रखने का भरोसा दे रही है। जहाँ पर प्रशासन की कोई व्यवस्था नहीं है कि यात्रीगण यहाँ आए हैं उनका ध्यान दिया जाए, ऐसी कोई व्यवस्था यहाँ नहीं की है यहाँ के सरकार ने। हमारे तरफ से हुकूमत को जो भी इक़दाम उठाने थे अरेंजमेंट्स के हिसाब से और तैयारी करने के लिए वो हमने की हैं। वहीं यूपी के प्रयागराज में पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया। प्रयागराज से केरल तक फैले धर्मांतरण के खेल का भंडाफोड़ किया। प्रयागराज पुलिस ने दावा किया कि धर्मांतरण गैंग के निशाने पर गरीब दलित लड़कियां हैं। बताया गया कि आतंकी बनाने के लिए नाबालिग लड़कियों की धर्मांतरण की कोशिश की गई। 19 साल के दरकशा बानो पीड़ित लड़की को केरल में मोहम्मद ताज के पास लेकर गई थी। एफआईआर में दरकशा बानो मोहम्मद कैफ के साथ उसका भी नाम है। एक घर में रहके मुस्लिम लड़के थे ढेर सारे और बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ थी और मुझ जैसी दलित लड़कियों को धर्म परिवर्तन कराते थे और जिहाद की ट्रेनिंग देते थे। और जब ये सब मैं सुनी घबरा के भाग आई। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों पीड़ित के सहेली दरकशा बानो उसके सहयोगी मोहम्मद कैफ को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आतंकी कनेक्शन का खुलासा किया है। दृष्टया यह विदित होता है कि आरोपी दरकशा बानो एक संगठित गिरोह के साथ शामिल है, जो गरीब एवं दलित लड़कियों को बहला फुसलाकर उनका ब्रेन वॉश करके धर्म परिवर्तन कराकर आतंकवादी देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त कराने का कार्य करती है। लड़की की सूझबूझ और पुलिस की सक्रियता ने पीड़ित को बचा लिया। वहीं पीड़ित लड़की ने प्रयागराज से केरल तक की पूरी कहानी बताई और धर्मांतरण को लेकर बड़ा खुलासा किया और उसी आधार पर प्रयागराज पुलिस ने इस मामले को आतंकी गतिविधियों से जुड़े होने का खुलासा किया। 19 साल के दरकशा बानो पीड़ित लड़की को केरल में मोहम्मद ताज के पास लेकर गई थी। एफआईआर में दरकशा बानो मोहम्मद कैफ के साथ उसका भी नाम है। एक घर में रहके मुस्लिम लड़के थे ढेर सारे और बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ थी और मुझ जैसी दलित लड़कियों को धर्म परिवर्तन कराते थे और जिहाद की ट्रेनिंग देते थे। और जब ये सब मैं सुनी घबरा के भाग आई। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों पीड़ित के सहेली दरकशा बानो उसके सहयोगी मोहम्मद कैफ को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आतंकी कनेक्शन का खुलासा किया है। दृष्टया यह विदित होता है कि आरोपी दरकशा बानो एक संगठित गिरोह के साथ शामिल है, जो गरीब एवं दलित लड़कियों को बहला फुसलाकर उनका ब्रेन वॉश करके धर्म परिवर्तन कराकर आतंकवादी देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त कराने का कार्य करती है। लड़की की सूझबूझ और पुलिस की सक्रियता ने पीड़ित को बचा लिया। वहीं यूपी के मुजफ्फरनगर में बड़ा सड़क हादसा हो गया, जिसमें 4 युवकों की मौत हो गई। तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर एक्सप्रेसवे से नीचे गिर गई थी, जिस वजह से यह हादसा हुआ। गाड़ी की हालत देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हादसा कितना भीषण था। पानीपत खटीमा राष्ट्रीय राजमार्ग पर यह गाड़ी फर्राटा भर रही थी, जो अचानक बेकाबू हो गई और एक्सप्रेसवे की रेलिंग तोड़ती हुई 20 फीट नीचे खेत में जा गिरी। हादसे के फौरन बाद स्थानीय लोगों ने कार में सवार 5 युवकों को गाड़ी से बाहर निकाला। हादसे की जानकारी मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची, जिसने कार सवार युवकों को अस्पताल में भर्ती कराया। हालांकि इलाज के दौरान 4 युवकों की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि ये गाड़ी गुजरात के गांधीनगर की थी, जिसमें सवार सभी 5 युवक दोस्त थे और केदारनाथ दर्शन के लिए जा रहे थे, जहां अचानक ही उनकी कार बेकाबू हो गई
और ये सभी हादसे का शिकार हो गए। ये सभी लोग गुजरात के गांधीनगर के रहने वाले थे और संभवतः ये केदारनाथ की तरफ जा रहे थे। इसमें तत्काल सूचना पे स्थानीय पुलिस द्वारा पहुंचकर जो घायल व्यक्ति थे इनको अस्पताल के लिए भिजवाया गया, लेकिन इसमें दुखद रूप से 4 लोगों की मृत्यु हो गई है। इसमें एक व्यक्ति अभी उपचाराधीन है। वहीं उत्तराखंड के रुड़की में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। एक मोड़ पर कार ड्राइवर ने पैदल जा रही लड़की को कुचल दिया। इस हादसे में कीर्ति नाम की इस लड़की की दर्दनाक मौत हो गई। लड़की जैसे ही टी पॉइंट पर पहुंची, बाईं ओर से आ रही कार की चपेट में आ गई। लड़की ने कार से बचने की कोशिश की, लेकिन वो बच नहीं पाई। ड्राइवर ने कार तब रोकी जब पहिया लड़की के ऊपर से गुजर गया। ड्राइवर ने तुरंत कार का दरवाजा खोलकर नीचे देखा और फिर गाड़ी को कुछ इंच बैक किया। उसके बाद कार से उतरकर लड़की को देखने लगा। इस बीच कई लोग दौड़कर लड़की को बचाने पहुंच गए। देखते ही देखते बड़ी संख्या में वहां लोग जुट गए। सभी ने मिलकर लड़की को बाहर निकाला। जिस कार से हादसा हुआ था उसी कार में लड़की को बिठाया गया। बताया जा रहा है कि कार ड्राइवर ही लड़की को अस्पताल लेकर पहुंचा, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। सीसीटीवी में कैद इस हादसे को ध्यान से देखेंगे तो ये पूरी तरह से लापरवाही में गाड़ी चलाने का मामला है। देखिए, जब टी पॉइंट पर लड़की पहुंची उस वक्त कार की रफ्तार तेज नहीं थी। लड़की आधी सड़क पार कर चुकी थी, लेकिन कार को देख उसने बाईं ओर मुड़ने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान कार ड्राइवर ने कार को रोकने की कोशिश नहीं की। जैसे ही ड्राइवर ने कार को मोड़ा, लड़की पहिए के बीच फंस गई और कार के नीचे आ गई। वहीं राजस्थान के भिवाड़ी की बात करते हैं, जहां एक सोसाइटी में जमीन विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। इस दौरान महिलाओं के बीच जमकर लड़ाई हुई। हाथापाई में एक महिला सुरक्षाकर्मी ने एक महिला के गाल को बुरी तरह काट दिया। पहले हुई जुबानी जंग, फिर हुआ सीधा रण। विवाद भिवाड़ी के एवलोन गार्डन सोसाइटी में प्लॉट पर जेसीबी चलाने को लेकर हुआ, जिसमें 3 महिला गार्ड और दूसरे पक्ष की 2 महिलाएं आमने सामने आ गईं। नीली टी शर्ट पहनी महिला ने 2 गार्डों को संभाला, वहीं स्काई ब्लू टी शर्ट पहनी महिला ने एक महिला गार्ड से टक्कर ली। पहले वो ऊपर थी और महिला गार्ड नीचे, लेकिन तभी मामला बढ़ता देख बाकी गार्डों ने बीच बचाव किया। जैसे ही महिला गार्ड को मौका मिला, उसने WWE के रेसलर की तरह दूसरे पक्ष की महिला पर धावा बोल दिया। इस दौरान उसने महिला के बाल खींचे और उसके गाल को बुरी तरह से काफी देर तक काटा। इस दौरान बीच बचाव करने वाली दूसरी महिला और महिला गार्ड के बीच भी हाथापाई चलती रही। काफी देर तक लड़ने भिड़ने के बाद महिला गार्ड्स और दोनों महिलाएं किसी तरह पीछे हटी। वहीं इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। वहीं यूपी के सहारनपुर में 2 गुटों के बीच जामुन तोड़ने के विवाद ने जंग का रूप ले लिया। भयानक मारपीट का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गुलाबी सूट पहने युवती ने युवक को ईंट दे मारी, तो हरी शर्ट पहने युवक ने लाल टी शर्ट वाले लड़के पर हमला कर दिया। लाल टी शर्ट वाला लड़का भी रुका नहीं, तुरंत बदले की कार्रवाई करते हुए अद्धे वाली ईंट दे मारी। इस बीच चितकबरी टी शर्ट पहने हुए ये लड़का दूसरे गुट के लोगों पर दे दनादन लठ बजाने लगा। दूसरे गुट के लड़कों ने पलटवार किया, लेकिन तब तक वो बच निकला। इधर गुलाबी सूट पहने हुई लड़की एक बार फिर एक्शन मोड में आई और ईंट फेंकने लगी, लेकिन इस बार वो बच न सकी। दूसरे गुट ने इसे घसीट लिया। ईंट, पत्थर, लाठी, डंडे सब चले। जिसके मन में जो आया उसने उससे वार किया। किसी का सिर फूटा तो किसी का हाथ टूटा, तो कोई कीचड़ में गिरा नजर आया, तो कोई ईंट के ढेर पर। 2 गुटों के बीच जामुन के लिए हुई भीषण जंग में बच्चे भी पीछे नहीं थे। बच्चों ने भी ईंट और लाठियों का बराबर इस्तेमाल किया। एक बार ऐसा लगा जैसे जंग का दौर थम गया, लेकिन इसी बीच फिर से लड़ाई शुरू हो गई। इस खूनी संघर्ष में कई लोग घायल हो गए, जिनका नजदीकी अस्पताल में इलाज चल रहा है। मामला फतेहपुर इलाके के सरदेहड़ी गांव का है। वहीं यूपी के मुजफ्फरनगर में एक बुजुर्ग को उस वक्त भागना पड़ गया जब एक महिला ने बैड टच के बाद उसे पकड़ने की कोशिश की। हालांकि वो भाग नहीं पाया और महिला ने दौड़ा दौड़ा कर उसे पीटा। बीच बाजार में महिला ने मारना शुरू किया तो 55 साल का बुजुर्ग भागने लगा। महिला ने बुजुर्ग को कई मुक्के मारे, जिसके बाद वो वहां से भाग निकला, लेकिन मनचले बुजुर्ग की पिटाई का ये वीडियो वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गया। सिर्फ मारपीट का वीडियो ही नहीं, महिला को बैड टच करते हुए इसकी हरकत भी कैमरे में रिकॉर्ड हुई है। सड़क किनारे 2 महिलाएं खड़ी थी।
तभी ये बुजुर्ग वहां से गुजर रहा था और इसी बीच इसने महिला को गलत तरीके से छू लिया, जिसके बाद महिला ने इसे दौड़ा दौड़ा कर मारना शुरू कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया, लेकिन आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस को कई सीसीटीवी फुटेज की पड़ताल करनी पड़ी। बैट टच करने वाले उस व्यक्ति को सीसीटीवी कैमरे के आधार पर ट्रैक करना शुरू किया। तकरीबन 50 की संख्या में कैमरे को देखा गया। इसके बाद पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है। इस बुजुर्ग का नाम रियाज है। आरोप है कि ये पहले भी ऐसी हरकतें करता देखा गया है। पूछताछ में इसने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया है। मध्य प्रदेश के जबलपुर की बात करते हैं, जहां 13 साल की बच्ची की किडनैपिंग की खबर आई थी, लेकिन इस मामले में पुलिस ने जो खुलासा किया वो हैरान कर देने वाला है, क्योंकि 13 साल की बच्ची ने खुद ही अपनी किडनैपिंग की झूठी कहानी गढ़ी थी। बच्ची के माता पिता के पास एक चिट्ठी पहुंची, जिसमें लिखा था, तुम लोगों की बच्ची मेरे पास है। अगर अपनी बच्ची को बचाना है तो अगले महीने की 10 तारीख को 15 लाख रुपए लेकर बड़ी खेरमाई मंदिर आ जाना। अगर तुम में से किसी ने भी पुलिस को खबर करने की कोशिश की तो बच्ची के चीथड़े तोहफे में मिलेंगे। खबरदार, अगर किसी ने भी पुलिस को खबर दी, 14 दिन का वक्त देता हूँ, जल्द से जल्द पैसों का इंतजाम करो, वरना अच्छा नहीं होगा। लेकिन जब जांच हुई तो पता चला कि यह मामला फर्जी है और 13 साल की बच्ची ने खुद ही ये साजिश रची थी। जांच में ये बात सामने आई कि बच्ची माता पिता के डांटने से गुस्से में थी। बच्ची को इस बात का भी गुस्सा था कि लिपस्टिक लगाने से माँ बाप डांटते थे और मोबाइल चलाने से भी मना करते थे। पुलिस जब सीसीटीवी की मदद से बच्ची के पास पहुंची तो बच्ची अपने लिए किराए का कमरा ढूंढ रही थी। बच्ची ने बताया कि वो माँ बाप से अलग होकर अकेले रहना चाहती थी, इसीलिए उसने ये साजिश रची थी। वहीं यूपी के कानपुर में एमएलसी अरुण पाठक और आईपीएस अधिकारी अंजलि विश्वकर्मा के बीच तीखी बहस हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ और राजनीतिक गलियारों में अब चर्चा का विषय बन चुका है। ये बहस उस समय हुई जब ग्रीन पार्क में सांसद 11 और सेना 11 के बीच सिंदूर कप क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया। बताया गया कि आईपीएस अंजलि विश्वकर्मा ने एमएलसी अरुण पाठक के सुरक्षा कर्मियों को स्टेडियम में जाने से रोक दिया। दावा है कि इस दौरान आईपीएस अफसर ने डील शब्द का इस्तेमाल किया। डील क्या किया है? मैडम डील किया मुझसे? क्या डील किया? क्या डील किया? करके चले आए। वहां मौजूद दूसरे पुलिस अधिकारियों ने बीच बचाव की कोशिश की, लेकिन अरुण पाठक का गुस्सा शांत नहीं हुआ। विवाद बढ़ने के बाद आईपीएस अंजलि विश्वकर्मा वहां से पीछे हट गयी, लेकिन अरुण पाठक वहीं डटे रहे। बाद में मेयर प्रमिला पांडे ने दोनों के बीच समझौता कराया, जिसके बाद कहीं मामला शांत हुआ। और अब बात यूपी की, जहां आसमानी आफत जारी है। राज्य के कई जिले भारी बारिश की चपेट में हैं। अमेठी, गाजियाबाद, जालौन समेत कई जिलों में तो सरकारी दफ्तर तक जलमग्न हो चुके हैं। यूपी के सहारनपुर में 3 दिन से बारिश जारी, जिससे शहर हो या गांव, हर जगह पानी भर गया है। कई जगह पेड़ गिर गए हैं। बरसाती नदियां भी उफान पर हैं, जिससे लोग परेशान नजर आ रहे हैं। लगातार बारिश की वजह से हालात पानी पानी है और लोगों की मुश्किल बढ़ी हुई है। यूपी के मुजफ्फरनगर में भी बारिश ने कहर मचा रखा है, जहां बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। सड़कें तालाब बन चुकी हैं, घरों में पानी घुस गया है। लोग बाल्टियों के जरिए पानी बाहर निकालने की कवायद में जुटे हैं। बताने की जरूरत नहीं कि लगातार हो रही बारिश की वजह से लोगों की मुश्किल में इजाफा हो गया है। वहीं वाराणसी में भी बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भर गया है। प्रमुख चौराहों में से एक गोदौलिया का भी यही हाल है, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। गाड़ियों की रफ्तार थम गई है और जलभराव की वजह से लोग काफी परेशान दिख रहे हैं। यूपी में बारिश ने तांडव मचा रखा है। इलाके के इलाके पानी में डूब चुके हैं। इससे जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। ये तस्वीर यूपी के अमेठी की है, जहां सरकारी दफ्तर पूरी तरह पानी में डूब चुके हैं। कोतवाली हो या तहसील या फिर रजिस्ट्री ऑफिस, सभी दफ्तरों में कई फीट तक पानी भर गया है, जिससे एक बार फिर नगर पालिका की पोल खुल गई है। लगातार हुई बारिश के बाद जिस तरह जलभराव हुआ, उससे लोगों की मुश्किल बढ़ गई है। लोगों को कहीं आने जाने में भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यूपी के गाजियाबाद का भी यही आलम है, जहां मामूली बारिश ने व्यवस्थाओं की सच्चाई सामने लाकर रख दी। गाजियाबाद के देहात जोन का मुरादनगर थाना पानी में डूब चुका है। थाने में आने जाने के लिए ईंट लगाई गई। पुलिस कर्मी जूते उतार कर काम कर रहे हैं। फरियादी भी परेशान है। तस्वीरें बता रही हैं कि शुरुआती मानसूनी बारिश में ही गाजियाबाद का हाल बेहाल हो चुका है।
अब आपको यूपी के जालौन की तस्वीर दिखाते हैं, जहां सीजन के पहली बारिश में ही उरई के आबकारी विभाग का दफ्तर स्विमिंग पूल बन गया। कर्मचारी दफ्तर के बाहर बैठे नजर आ रहे हैं। कामकाज ठप पड़ गया है। उरई में कई जगह जलभराव की वजह से लोग परेशान हो रहे हैं। और अब बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश से आपको बता दें, जहां के मंडी में भारी तबाही हुई है। करसोग में बादल फटने से ये तबाही के बाद की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। भारी नुकसान यहां पहुंचा है। कई रास्ते, कई सड़कें बह गई हैं। धर्मपुर कांडा पतन पुल भी बह गया है। कई घरों को नुकसान पहुंचा है। पूरे इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कई लोगों को सुरक्षित जगह पर शिफ्ट किया गया है। बड़ी खबर, बड़ी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये हिमाचल प्रदेश की तस्वीरें हैं, जहां मंडी में बादल फटने के बाद यहां पर पुल बह गया, रास्ते बह गए, घरों को नुकसान पहुंचा है और अब कुछ लोगों को सुरक्षित जगह पर शिफ्ट किया गया है। हिमाचल प्रदेश का ये मंडी, जहां पर करसोग में बादल फटने से तबाही की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। सचिन हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे। सचिन, एक बार फिर हिमाचल से खबर आई है, काफी नुकसान हुआ है यहाँ। जी बिल्कुल, देखिए हिमाचल में पिछले कल भी अलर्ट था, तो पूरी रात जो है बारिश ऑलमोस्ट पूरे हिमाचल में ही होती रही है। तो मंडी में जगह जगह नुकसान हुआ है। करसोग में बादल फटा है, हालांकि लॉस ऑफ लाइफ नहीं है वहां, पर लॉस ऑफ प्रॉपर्टी जो है वो काफी ज्यादा है। लोगों के घर जो हैं वो बह गए हैं, लोगों के जो मवेशी हैं वो बह गए हैं। जगह जगह से खबरें आ रही हैं, गाड़ियां हमने देखा कई जगह पे दबी हुई हैं, गाड़ियां मलबे में दबी पड़ी हैं। मंडी में अगर बात करें, धर्मपुर में जो है, धर्मपुर में ब्यास नदी जो है वो जो है रेजिडेंशियल एरिया जो है, साथ के जो एरियाज हैं उनमें घुस गई है। तो जगह जगह से खबरें आ रही हैं। मंडी में ही पंडोह में अगर बात करें तो पंडोह डैम के जो साथ लगता एरिया है, सारा बाजार है, उसको जो है खाली करा दिया गया था। बड़े भयावह दृश्य आ रहे हैं पूरे हिमाचल से। थोड़ी देर में तस्वीरें और साफ होंगी कि कहाँ कहाँ नुकसान हुआ है। फिलहाल बारिश अब भी पूरे हिमाचल में हो रही है, तो प्रशासन अलर्ट मोड पर है। लोगों को भी एहतियात बरतने के लिए कहा जा रहा है। बीती रात जो है काफी नुकसान जो है मंडी जिला में खासकर हुआ है। बहुत धन्यवाद सचिन आपका इस पूरी जानकारी के लिए। मंडी में खास तौर पर इस मौसम का नुकसान देखने को मिल रहा है, ये बता रहे हैं सचिन हमारे सहयोगी। वहीं हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के बाद 5 मंजिला बिल्डिंग भी ढह गई। बिल्डिंग ऐसे गिरी मानो कोई खुला खिलौना हो, ताश के पत्तों का ढेर हो। महज 5 सेकंड और 5 मंजिला बिल्डिंग धराशायी। बिल्डिंग गिरने का ऐसा भयानक वीडियो सामने आ गया जिसने लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए। वीडियो में दिखा कि तेज आवाज आई और फिर पूरी की पूरी बिल्डिंग ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। इसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। मौके पे जो है प्रधान जी है, स्थायी निवासी है, मौके पे पहुंच गए हुए है। प्रधान जी है, बिल्डिंग का कोई नामो निशान नहीं है और जो भी है वो आपके सामने है। हादसे के बाद वहां चारों तरफ बिल्डिंग का मलबा फैल गया। जिन लोगों ने इस बिल्डिंग को अपनी आंखों के सामने गिरते देखा, उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये जितना भी है, ये देखिए आप बिल्डिंग का नजारा जो बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है। बिल्डिंग गिरने की ये घटना शिमला के भट्टा कुफर माठू कॉलोनी में हुई। हालांकि गनीमत रही कि प्रशासन ने इस बिल्डिंग को रविवार रात ही खाली करा लिया था और सोमवार सुबह करीब 8 बजे ये बिल्डिंग भरभरा कर गिर गई। अगर इस बिल्डिंग को खाली कराने में प्रशासन ने जरा भी लापरवाही दिखाई होती तो अब तक यहाँ पर जान माल का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। हिमाचल प्रदेश के मंडी में भी कई घर जो है वो भारी बारिश की चपेट में आ गए। भारी बारिश की वजह से तो पहाड़ों पर बने कई घरों के नीचे की मिट्टी खिसक गई, जिसके बाद ये घर ऐसे दिख रहे थे मानो हवा में लटक रहे। इन घरों की हालत ऐसी हो गई है जैसे ये घर किसी भी पल भरभरा कर गिर सकते हैं। तस्वीरों में घर के नीचे बड़ा गड्ढा देखा जा सकता है। मिट्टी पूरी तरह से खिसक चुकी है। हालात को देखते हुए प्रशासन ने इन घरों को खाली करा लिया है, जिससे इन घरों में रहने वाले लोग खासा परेशान हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि प्रकृति के साथ छेड़खानी की जा रही है, जिससे इन घरों में दरारें आ गई हैं और दर्जनों घर खतरे में हैं। NH 154 के रोड के निर्माण के लिए मेरी भूमि जो है सरकार ने अधिग्रहण में ली थी। उसके बाद जो है गाबर कंस्ट्रक्शन कंपनी ने यहाँ पे कटिंग कराई। आप देख सकते हैं ये जो कटिंग है, कटिंग से ज़्यादा कटिंग होने के कारण ये जो है मेरा मकान नीचे आ चुका है। जिन लोगों के घरों में दरारें आई वो लोग अब सरकार और प्रशासन से मुआवजे की मांग कर रहे हैं।
वहीं लैंडस्लाइड की वजह से शिमला चंडीगढ़ हाईवे कई घंटों तक जाम रहा। उधर मंडी में जगह जगह पहाड़ दरके, जिसकी वजह से चंडीगढ़ मनाली हाईवे पर सफर करना मुश्किल हो गया। और लैंडस्लाइड का दिल दहला देने वाला एक वीडियो थलौट टनल के पास से सामने आया। यहाँ टनल के पास पहाड़ दरके, जिसके बाद पहाड़ से ढेर सारा मलबा नीचे आ गया। एक बड़ी चट्टान तो वहाँ खड़े एक शख्स के बिल्कुल पास आकर गिरी, जिसके बाद वहाँ जो दूसरे लोग खड़े थे वो तुरंत लोगों से पीछे हटने को कहने लगे। करीब 4-5 मिनट तक रुक रुक कर लैंडस्लाइड होती रही। पहाड़ से इतना ज्यादा मलबा आकर वहाँ गिर गया कि यातायात पूरी तरह ठप पड़ गया। वहीं उत्तराखंड के चमोली में हुई लैंडस्लाइड की घटना ने लोगों को बुरी तरह से डरा दिया। एक बड़ी चट्टान पहाड़ से गिरी और सामने बने ढाबे की तरफ आ गई। भारी भरकम चट्टान को अपनी तरफ आता देख ढाबे में खाना खा रहे लोगों की सांसें अटक गई। और वीडियो में दिखा कि जहां पर ये ढाबा था, ठीक उसके सामने भयंकर लैंडस्लाइड हुआ। इसके बाद वहां मौजूद लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। लैंडस्लाइड के दौरान पहाड़ का एक बड़ा पत्थर बीच सड़क पर आकर गिरा। जहां पर ये पत्थर आकर रुका, उसके ठीक पास में ही ढाबा था, लेकिन गनीमत रही कि ये पत्थर बीच सड़क पर ही अटक गया। थोड़ा आगे बढ़ता तो ढाबा तोड़ते हुए नीचे नदी में जा गिरता और जानमाल का बड़ा नुकसान हो सकता था। जब लैंडस्लाइड हो रहा था तब ढाबे में मौजूद लोगों को कुछ समझ ही नहीं आया कि वो जान बचाने के लिए कहां जाए। लेकिन जब लैंडस्लाइड रुका तो सड़क पर भारी भरकम चट्टानें देख लोग सकते में आ गए और ढाबे में मौजूद लोगों ने राहत की सांस ली। इसी दौरान कुछ लोग इन बड़ी चट्टानों को देखकर भगवान को धन्यवाद देने लगे। एबीपी न्यूज से बातचीत करते हुए ढाबा मालिक ने उस खौफनाक मंजर को बयां किया। हम लोग यहीं पे थे, हमारे सामने ये गिरा है और हमको तो बहुत दिक्कत हुई है। और इसके जो छोटे छोटे पत्थर थे वो हमारे रेस्टोरेंट के अंदर आए हैं और रेस्टोरेंट के जितने शीशे थे वो सारे शीशे टूटे। लैंडस्लाइड की वजह से बद्रीनाथ जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग बंद पड़ गया है। सड़क पर चारों तरफ पहाड़ का मलबा पड़ा था, जिसे हटाना आम लोगों के बस में नहीं था। वहीं राजस्थान के सिरोही में तेज बारिश के बाद हुई 3 घटनाओं ने लोगों को हैरान कर दिया। पहली घटना सरदारपुरा गांव में हुई, जहां एक बुलेरो गाड़ी बरसाती नाले में फंस गई। और हुआ कुछ यूं कि जब बुलेरो सवार गाड़ी को नाले की पुलिया पार करके ले जा रहा था, तभी उसने नियंत्रण खो दिया, जिसके बाद बुलेरो करीब 30-40 मीटर बहते हुए आगे चली गई और वहां जाकर फंस गई। कुछ ही देर में बुलेरो के अंदर पानी समाने लगा, जिसके बाद ड्राइवर गाड़ी की छत पर चढ़ गया और शोर मचाकर लोगों से मदद मांगी। शोर सुनकर कुछ लोग वहां पहुंच गए और रस्सी के सहारे ड्राइवर को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। वहीं दूसरी घटना सिरोही के बावली गांव में घटी, जहां बरसाती नाले को पार करते समय एक स्विफ्ट कार अचानक बंद पड़ गई। कार के अंदर पानी भरता उससे पहले ही कार ड्राइवर गाड़ी छोड़कर पानी में कूद गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने रस्सी के सहारे उसे भी बाहर निकाल लिया। वहीं सिरोही के ही भारजा गांव में आकाशीय बिजली भी गिरी, जिससे एक पक्का घर बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। और झारखंड के जमशेदपुर में भी बाढ़ बारिश अपना कहर बरपा रहे हैं। झारखंड के जमशेदपुर में तो एक स्कूटी सवार युवक बहते बहते बच गया। अगर वहां गांव वाले नहीं होते तो स्कूटी सवार बह जाता। और ये घटना जमशेदपुर के आजाद नगर में घटी। यहाँ उफनाई रास्ते को पार करने की वजह से स्कूटी का संतुलन बिगड़ गया, जिसके बाद स्कूटी पानी की तेज धारा के साथ बहने लगी। युवक भी स्कूटी के साथ साथ बहने लगा। इसके बाद कुछ युवक उसकी मदद को पहुंचे और उसे स्कूटी समेत बाहर निकाल दिया। इसके अलावा जमशेदपुर के डुमरिया थाना क्षेत्र में भी एक हादसा होते होते टल गया। यहाँ बारिश और बाढ़ के पानी में युवक तैर रहा था, तभी अचानक वहाँ पानी बढ़ गया, जिसके बाद अपनी जान बचाने के लिए युवक पेड़ पर चढ़ गया। हालांकि बाद में ग्रामीणों की मदद से युवक को बाहर निकाल लिया गया। वहीं बाढ़ और बारिश से आधे हिंदुस्तान पर मुसीबत है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जानबूझकर अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। लापरवाही को दिखाता एक ऐसा ही वीडियो उत्तर प्रदेश के हापुड़ से सामने आया। और हापुड़ में तो लापरवाही की हद ही हो गई। शॉर्टकट के चक्कर में बाइक सवार एक युवक पानी से भरे अंडरपास में बाइक ले गया। युवक अपने साथ एक बच्चे को भी बैठाए था, लेकिन जान की परवाह किए बगैर बाइक सवार फर्राटा भरते हुए बाइक को अंडरपास के उस पार ले जाने लगा। लेकिन तभी बीच में ही बाइक बंद पड़ गई और बाइक सवार पानी में फंस गया। इसके बाद बाइक सवार को वापस लौटना ही पड़ा। वहीं हापुड़ से ही हैरान करने वाली एक और तस्वीर सामने आई है।
यहाँ पानी भर जाने के कारण कुछ लोग रेलवे ट्रैक पर अपनी बाइक ले गए और जान जोखिम में डालकर रेलवे ट्रैक पार करने लगे। वहीं संगम नगरी प्रयागराज में भी बारिश ने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है। प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा है, जिसकी वजह से बाढ़ का पानी पंडा पुरोहितों के तख्त तक पहुंच गया। और प्रयागराज में जिस जगह पर पिंडदान अस्थि विसर्जन की श्राद्ध क्रियाएं पंडा पुरोहित कराते थे, वो पूरा इलाका बाढ़ में डूब गया। इसके बाद तो पंडा पुरोहित अपना सारा सामान दूसरी जगह शिफ्ट करते दिखे। जलस्तर के बढ़ते ही संगम क्षेत्र में हलचल तेज हो गई है। दुकानदारों और पुरोहितों ने अपना सारा सामान समेटना शुरू कर दिया है। लोग नावों, छोटा हाथी और ठेलों के सहारे सुरक्षित स्थानों की ओर जाते दिख रहे हैं। हम लोग जब सुबह आए हैं तो लगभग कमर तक जल आ गया था और उसको अभी हटा लिया गया है। आपको बता दें कि गंगा नदी फाफामऊ में 76.78 मीटर और छतनाग में 74.78 मीटर पर बह रही है। वहीं बांधों से भी पानी लगातार छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से गंगा और यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। वहीं हिंदुस्तान में हो रही झमाझम बरसात से पाकिस्तान परेशान है। पाकिस्तान को डर है कि अगर हिंदुस्तान से पानी छोड़ा गया तो पाकिस्तान के कई शहर बाढ़ में डूब जाएंगे। पाकिस्तान को ये डर इसलिए भी है क्योंकि मोदी सरकार ने सिंधु जल संधि रद्द कर दी है। इसका मतलब ये हुआ कि पानी कब और कितना छोड़ा जाएगा, इसकी कोई जानकारी पाकिस्तान को नहीं दी जाएगी। और इसी टेंशन में पाकिस्तान अब तक जी रहा था, लेकिन अब उसका डर और बढ़ गया क्योंकि जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में बने सलाल डैम के गेट एक बार फिर से खोल दिए गए। जैसे ही डैम के गेट खुले, पानी पूरे फ्लो के साथ बहता दिखा। सलाल डैम के अलावा रामबन में बने बगलिहार जल विद्युत परियोजना बांध के 3 गेट भी खोल दिए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बांधों से अतिरिक्त पानी छोड़ा जाना है, जिससे पाकिस्तान के कई शहरों में बाढ़ का संकट पैदा हो गया है। जल प्रलय ने तबाही मचाई हुई है। इसके चलते बिहार के गया में एक बड़ा हादसा टल गया, जहां लंगुराही वाटरफॉल पर कुछ सैलानी छुट्टी मनाने गए थे। इसी दौरान वहां पानी का तेज सैलाब आ गया। कई सैलानी जान बचाकर भागे तो कई फंस गए। पानी की तेज धार में तो एक साथ कई लड़कियां बहने लगी। क्योंकि जैसे ही वाटरफॉल में अचानक पानी आया, पिकनिक स्पॉट पर अफरा तफरी मच गई। सैलानी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। कुछ लोग जब तक कुछ समझ पाते तब तक पानी की तेज धार आ गई। पानी की धार में कई लोग फंस गए। 6 लड़कियां पानी की तेज धार में बहने लगी, लेकिन गनीमत रही कि घटनास्थल पर मौजूद सैलानियों ने एक साथ 4 लड़कियों को बचा लिया। इसके अलावा एक लड़की ने खुद अपने आप को एक बड़े पत्थर के सहारे बचाया, जबकि एक और दूसरी लड़की बड़ी सी चट्टान पकड़े खड़ी रही। लेकिन मुसीबत अभी टली नहीं, क्योंकि 2 लड़कियां अभी भी वहां फंसी हुई थी और ये दोनों लड़कियां बुरी तरह चिल्ला रही थी। उधर झरने पर पानी भी लगातार बढ़ता ही जा रहा था। ऐसे में जरा सी देरी भी भारी पड़ सकती थी, लेकिन झरने में पानी का बहाव इतना तेज था कि कोई भी बीच झरने में जाकर इन लड़कियों को बाहर निकालने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। जिसके बाद सैलाब में फंसी एक लड़की ने खुद हिम्मत जुटाई। लड़की खुद एक बड़े पत्थर को पकड़कर ऊपर चढ़ने लगी। इसके बाद 2 लड़के उस लड़की की मदद के लिए आ गए और एक दूसरे का हाथ पकड़कर किसी तरह लड़की को उफनाए झरने से बाहर निकाल लिया। बचा ले हमसे। अब सिर्फ एक ही लड़की बची थी जो वाटरफॉल में फंसी थी। पानी की तेज धार उसे बाहर ले जाना चाहती थी, लेकिन वो किसी तरह चट्टान को पकड़े खुद को संभाले रही। इस दौरान आसपास जो लोग मौजूद थे वो एक दूसरे से मदद के लिए आगे आने को कहते रहे, लेकिन किसी ने अपनी जिंदगी खतरे में नहीं डाली। कूद गए वहाँ। बहाव के दौरान ये लड़की पत्थर से टकराकर घायल हो गई, जिसे पानी के तेज बहाव से निकालकर स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार रविवार को मौसम सामान्य था। बड़ी संख्या में लोग वाटरफॉल में नहाने का आनंद ले रहे थे, लेकिन तभी अचानक पहाड़ी से सैलाब आया, जिसमें कई सैलानी फंस गए। अगले हफ्ते ट्रंप से मुलाकात करेंगे बेंजामिन नेतन्याहू। अमेरिका अधिकारियों के हवाले से खबर आ रही है कि 7 जुलाई को वॉशिंगटन जाएंगे इजराइल के प्राइम मिनिस्टर। ट्रंप ने की है गजा में सीज फायर की अपील, और इस मुलाकात में क्या बात होती है, क्या कहते हैं बेंजामिन नेतन्याहू, इस पर सभी की निगाहें हैं। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि अगले हफ्ते अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे बेंजामिन नेतन्याहू। ये खबर अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से मिल रही है कि 7 जुलाई को वॉशिंगटन जाएंगे इजराइल के प्राइम मिनिस्टर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।